है 19वां मुगल साम्राज्य का चमत्कृष और विघटन। मराठा को थे। हम देख चुके हैं कि अहमदनगर और बीजापुर के प्रशासन और शासक चुनाव ने मराठों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। जब मुगल दक्कन की ओर बढ़ रहे थे उस समय शासन में उनकी शक्ति और प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका था। दक्कन राज्य में तथा मुगलों दोनों उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करी। मलिक अकबर ने अस्थायी सहायक सेना सैन्य दलों के रूप में उनका भरपूर प्रयोग किया। यद्यपि मोरे, घाटगे, नीलंबर आदि प्रभावशाली मराठा परिवारों के हाथों में काफ़ी स्थानीय सत्ता थी। राजपूतों की सत्ता की तरह मराठों का कोई सुप्रतिष्ठित नहीं था। ऐसा बड़ा मराठा राज्य स्थापित करने का श्रेय शहाजी भोसले और उसके पुत्र शिवाजी को है। जैसा कि हम देख चुके हैं, कुछ समय तक शाहजी ने अहमदनगर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उनकी मर्जी से वहां पर राजा बनते और बिगड़ते थे। उसने अहमदनगर की ओर मुगल शक्ति को भी चुनौती दी, लेकिन 1636 में संधि के अनुसार शाहजी को अपने प्रभुत्व वाले सभी प्रदेश छोड़ने पड़े। अब वह बीजापुर की सेवा में चला गया था। अपना रुख कर्नाटक की ओर मोड़ लिया था। वहाँ अनिश्चित अवस्था में लाभ उठाकर बेंगलुरु में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ठीक इन्हीं दिनों गोलकुंडा का प्रमुख सरदार मीर जुबेला कोरोमंडल तट पर एक ऐसा ही राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करा। कई और सरदार भी थे, जैसे पश्चिमी तट पर अभिसनई सीधी सरकार इसी तरह से जिहाद में लगे थे। इष्ट पृष्ठभूमि में पूना के आसपास अपने लिए एक बड़े राज्य की स्थापना का प्रयत्न जुट गया था। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन प्रयत्न। शाहजी ने पूना की जागीर में अपना अपेक्षित पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी की जिम्मे छोड़ दी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से पूना के आसपास राजगढ़, कोडाना और तोरण के किलों को जीत लिया। शिवाजी ने अपने परिक्रम बेच चुके थे। 1627 में अभिभावक दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी। अब शिवाजी खुद मुख्तार हो गया था और पिता के जागरूक पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में आ गई थी। परंतु शिवाजी का देश विजय का वास्तविक दौर 1656 में प्रारंभ हुआ, जब मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य जालवी का राज जीत लिया। जामली राज और मौर्य लोग से संचित खजाना दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण थे और शिवाजी ने उन्हें हथियाने के लिए प्रपंच का सहारा लिया। जामली की विधि से मावली क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बन बैठा। उसके लिए उसने सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टा कोकण को अपनी लपेटे में लेने का रास्ता साफ हो गया। मावली पैदल सैनिकों उसकी सेना का मजबूत हिस्सा बन गए। उनकी सहायता से पूना के आसपास कई किलों को जीतकर उसने अपनी शक्ति और बढ़ा ली। 1657 में बीजापुर में मुगलों का आक्रमण के कारण शिवाजी बीजापुर के प्रतिरोध की आंच में भी बच गए। शिवाजी ने पहले तो औरंगजेब की समझौता वार्ता प्रारंभ की, लेकिन शीघ्र ही पक्ष बदल के मुगल साम्राज्य में काफ़ी अंदर तक जाकर हमला कर दिया। लूटपाट के मांस से अपने खजाने को भर लिया। जब गृहस्थ की करने की तैयारी के लिए औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान के साथ समझौता कर लिया, तो साथ में शिवाजी को भी क्षमा कर दिया। परंतु शिवाजी की संदेह की निगाह से देखता रहा। उसने सुल्तान को सलाह दी कि वह शिवाजी को बीजापुर के उन क्षेत्रों से बाहर निकाल दे जहाँ उसने कब्जा कर रखा है। सुल्तान अगर अपनी सेवा में रखना ही चाहते तो मुगल सीमाओं से दूर कर्नाटक भेज दें। औरंगजेब ने उत्तर भारत चले जाने के बाद शिवाजी ने फिर देश विजय का सिलसिला शुरू किया। इस बार उनका लक्ष्य बीजापुर प्रदेश था। उसने पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच पड़ने वाले कोकण क्षेत्र पर जोरदार हमला किया और उसके उत्तरी हिस्सों को जीत लिया। कई पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। बीजापुर में उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। 10,000 सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के खिलाफ भेजा और निर्देश दिए, चाहे कैसे भी हो उसे बंदी बना ले। इन दोनों ऐसे मौके पर धोखेबाजी खूब चलती थी। अफजल खान और शिवाजी पहले कई बार धोखेबाजी का सहारा ले चुके हैं। शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई में अभ्यस्त नहीं थे। अफजल खान की सेना देखकर ठिठक गया। अफजल खान ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और वायदा किया कि वो बीजापुर के सुल्तान से माफ़ी दिलवा देगा। लेकिन शिवाजी को पूरा शक था कि अफजल खान की चाल है।
सो वह भी पूरी तरह शिविर में गया और चालाकी से लेकर साथ ही बहुत साहसिक ढंग से उसे मार डाला। कब मारा? 1659 में। उसके क्या हुआ? अब उसने अफजल खां की नेतृत्वहीन सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए और उसके सारे साथ सब्जा पर तोपखाना भी शामिल था कब्जा कर लिया। इस वजह से उत्साहित होकर मराठा ने सेना में पन्हाना की मौजूदगी पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर के इलाकों में घुस के काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिया। शिवाजी के पराक्रम ने उसे बात में कथा कहानियों का नायक बना दिया। उसका नाम घर घर पहुंच गया और लोगों ने उसे अलौकिक शक्तियों का सेक देने लगे। मराठा क्षेत्र के लोग उसकी सेना में भर्ती होने के लिए उमड़ आए। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों की तरफ बीजापुर सैनिकों में काम करने अफगान भी उसकी सेना में शामिल हो गए। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय की चिंता को दृष्टि को देख रहा था। उसने दक्कन के लिए सूबेदार शाइस्ता खां को, जो वैवाहिक संबंधों की रूह से औरंगजेब का रिश्तेदार भी था, शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के खिलाफ थी। शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा करके 1669 में उसे अपना मुख्यालय बना लिया। इसके बाद शिवाजी ने कोंकण को मुक्त कराने के लिए सैनिक टोकियां भेजी। शिवाजी ने छापामार लड़ाई से मुगलों को काफ़ी परेशान किया। मराठों ने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। फिर मुगल सेना में उत्तर कोंकण पर अधिकार करने में सफल हो गए। अब कोई चारा न देखकर शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाया। वह चुपके से शाइस्ता के पूना स्थित शिविर में घुस गया और रात में खान पर उसके हरम में धावा बोल दिया। 1663 में शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया और खान घायल होकर भाग गया। इस साहसिक हमले ने खान की बहुत हेटी हुई और शिवाजी की प्रतिष्ठा खूब बढ़ी। क्रुद्ध होकर शहंशाह ने शाइस्ता खां का तबादला करके उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। तबादले का समय मुलाकात देने से दस्तूर तक का निभाव नहीं दिया। इसी बीच शिवाजी ने एक और साहसिक कार्रवाई की। उसने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर दिया। उसे जी भर के लूटा। 1664 में अब वो वहाँ से लौटा तो उसका काफिला लूट के माल से लदा हुआ था। पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को सर करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को तैनात कर दिया। जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से था। उसने पूरी प्रशासनिक और सैनिक स्वतंत्रता प्रदान की थी, जिससे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी भी प्रकार का निर्भर न रहना पड़े। उसका सीधा संबंध सम्राट से था। पहले के सेनापतियों की तरह जय सिंह ने मराठों की शक्ति को कम करके आंकने की भूल नहीं की। उसने सावधानी के साथ कूटनीतिक सैनिक तैयारी कर ली और शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों की सहायता देने की अपील की। यहाँ तक कि शिवाजी को अलग थलग करने के लिए उसने बीजापुर से बातचीत चलाई। पूना पहुंचकर जय सिंह ने शिवाजी के प्रदेशों को मर्मभूमि स्थल पर आक्रमण करने का फैसला किया। शिवाजी ने अपना परिवार और खजाना यहाँ रख दिया। जय सिंह ने खूब नज़दीक से पुरंदर का घेरा डाला। 1665 में फिर उसे मुक्त कराने के लिए मराठों ने सारे प्रयत्न विफल कर दिया। शिवाजी को लगा अब किला हाथ से निकलने ही वाला। उसने किसी हल्के से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं रह गई। उसने जय सिंह से समझौता वार्ता प्रारंभ कर दी। काफ़ी सौदेबाजी के बाद निम्नलिखित सहमति होगी। पहला, शिवाजी के पास जो 35 किले हैं उनमें से 23 किले और उसके आसपास के इलाके जिनमें से प्रतिवर्ष 4 लाख खून की राजस्विक आमदनी होती, मुगलों को दे देने थे। बाकी 12 किले जिनकी सालाना आय 1 लाख खून थी। इस शर्त पर शिवाजी ने हाथों में रहने को थे। वह दिल्ली के तख्त पर खिदमत करेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। दूसरा, बीजापुर के राज्य 4 लाख खून की आमदनी के थे, जो इलाके शिवाजी के हाथों में पहले से ही थे, वे उसे बख्श दें। इसके अलावा बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख खून की आमदनी, जिन इलाकों पर शिवाजी की आंख गड़ी हुई थी, उन्हें जीतने का मंसूबा बांध रखा था, उन पर उसका दावा मंजूर कर लिया गया था। इस सबक के बदले उसे सम्राट को 40 लाख खून किस्तों में अदा करनी थी। शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से बरी कर रखा जाए, इसलिए उसके बजाय उसके नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया।
लेकिन शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई लड़ाई कर लड़ेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होगा। जयसिंह ने बड़ी चतुराई से शिवाजी और बीजापुर शासक के बीच शत्रुता का एक सबब पैदा कर दिया था, लेकिन जयसिंह की योजना की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि शिवाजी ने जितनी आमदनी के इलाके मुगलों के सुपुर्द किए थे, उतनी आमदनी के इलाके बीजापुर से छीनने में मुगल सहायता करे। यह समझौते का भारी दोष साबित हुआ। औरंगजेब का मन शिवाजी की ओर से साफ नहीं हुआ और उसने उसे बीजापुर पर संयुक्त मुगल मराठा आक्रमण की बुद्धिमानी पर संदेह था, लेकिन जयसिंह की योजना अधिक व्यापक थी। वह शिवजी से मित्रता को बीजापुर तथा बाकी से दक्कन विजय के शुरुआती बिंदु मानता था। एक बार बीजापुर तथा बाकी के दक्कन पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद शिवाजी के सामने मुगलों का मित्र बने रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। जैसा कि जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा है, शिवा के वृत्त की बिंदु की तरह हम चारों ओर से घेर लेंगे। परंतु बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा अभियान विफल रहा। शिव जी को पन्हाला का किला जीतने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। अपनी आंखों के सामने भव्य योजना के महल को ढहते हुए देखकर जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी करा। जय सिंह ने सोचा, अगर शिवाजी और औरंगजेब के बीच मधुर संबंध स्थापित है तो बादशाह को बीजापुर पर नए सिरे से आक्रमण करने के लिए अधिक संसाधन सुलभ कराने पर राजी किया जा सकता है। लेकिन शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा निष्फल साबित हुई। दरबार में शिवाजी को 5000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उसके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था, तो उसे बहुत अपमान का अनुभव किया। बादशाह भी उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। शिवाजी से बात करने की फुर्सत नहीं निकाल पाया। अतः शिवाजी क्रोध में वहाँ से उठ गया और साम्राज्य की सेवा में प्रवेश से इनकार कर दिया। यह घटना कभी मुगल दरबार में नहीं हुई थी। इससे पहले दरबारियों ने यह गुटका कहना था कि शाही प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए शिवाजी को कड़ी सजा देनी चाहिए। चूँकि शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर आगरा दरबार आए थे, इसलिए औरंगजेब की सलाह ने इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा। उत्तर में जय सिंह ने शिवाजी के साथ नरमी का व्यवहार करने को लिखा, लेकिन जब कोई फैसला किया जा रहा तब तक शिवाजी को नज़रबंदी से निकल भागा। 1600 में वह कैसे भागा यह सर्वविदित है, इसलिए यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब अपनी असावधानी के लिए जिससे शिवाजी को भगाने का मौका मिला था, खुद हमेशा जिम्मेदार ठहरा है। इस प्रकार संदेह की गुंजाइश नहीं है कि आगरा दरबार में शिवाजी की हाजिरी मराठों के साथ मुगलों के संदर्भ एक नया मोड़ साबित हुई। यद्यपि घर लौटने के बाद 2 वर्षों तक शिवाजी शांति से बैठा रहा, शिवाजी की हाजिरी से सिद्ध हो गया था कि जय सिंह की मंशा के विरुद्ध औरंगजेब मराठों से दोस्ती की कोई अहमियत नहीं देता था। उसके लिए शिवाजी एक मामूली भूमिया जमींदार था। जैसा कि बाद की घटनाओं से सिद्ध होने वाला था कि शिवाजी के समय औरंगजेब के लगातार अपनी शंकाओं को पकड़े बैठे रहना था। उसके महत्व को नकारने की जिद, उसकी मित्रता महत्व को कम करके आंकना, यह सब औरंगजेब द्वारा की गई भारी राजनीतिक भूलों में से था। शिवाजी मुगल संबंधों में आखिरी दरार शिवाजी का प्रशासन और उपलब्धियां। यदि बीजापुर विरोधी अभियान की विफलता के साथ पुरंदर की संधि अर्थहीन हो गई थी, तथापि उसके संकीर्ण शाब्दिक व्याख्या पर आग्रह रखकर औरंगजेब ने शिवाजी को देश विदेश का सिलसिला फिर से प्रारंभ करने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। शिवाजी 4 लाख दून की सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों में खो बैठा और इस क्षति की किसी भी प्रकार से भरपाई नहीं की जा सकती। यह बात उसे कांटे की तरफ चुभ रही थी। तो मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंद्विता की भावना पाने लगा। 1670 में उसने सूरत को दोबारा लूटा और अगले 4 वर्षों के दौरान से पुरंदर सहित कई किलों में मुगलों की जीत लिए। मुगलों के प्रदेशों में खासतौर पर खानदेश और बरार में अंदर तक हमले करे। मुगलों के उत्तर पश्चिम में अफगानों के विद्रोह के दमन में व्यस्त रहने में इस काम में सुविधा मिली। बीजापुर से पुनः स्वतंत्रता प्रारंभ कर दी और रिश्वत के सहारे पन्हाला और सतारा पर फिर से कब्जा कर लिया। इसी बीच कन्नड़ क्षेत्र पर भी हमले करता रहा। 1674 में शिवाजी ने राजगढ़ में विधिवत राज मुकुट धारण किए। पूना में मामूली जागीरदार की हैसियत से शिवाजी बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वह मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य विस्तार तथा सेना की विशालता की दृष्टि से जीवनशील दक्कनी सुल्तानों
की बराबरी दर्जे पर दावा कर सकता था। इस प्रकार औपचारिक राजनीतिक तिलक के साथ कई प्रयोजन थे। किसी भी मराठा सरदार जिनमें से उसे आज का शाह बनने और कल का भिखारी ही समझते थे, उसका स्थान ऊंचा हो गया। अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने मोहते सिर के आदि प्रमुख मराठा परिवार में विवाह किया। राजतिलक का संस्कार संपादित करने वाला पुरोहित गंगा भट्ट विधिवत यह घोषणा करता है, शिवाजी उच्च वर्ग की क्षत्रिय हैं। आखिरी बात यह है कि शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक था, इसलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी भी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकता था। मराठा राष्ट्रीयता की भावना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1676 में सियाजी एक और साहस भरा कदम उठाया। गोलकुंडा के कुतुब शाह के दरबार में मदकना और अखरा नामक दो भाइयों की बहुत जल्दी थी। उसकी सक्रिय सहायता और समर्थन में शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के बीच एक औपचारिक समझौता हो गया। इसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता पर तौर पर सालाना 1 लाख रुपये हुन देगा। मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा। कर्नाटक में जो भी प्रदेश जीते जाएंगे उनके लूट का माल हासिल होगा। यह सब दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। कुतुब शाह ने शिवाजी की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी और तोपखाना प्रस्तुत किया। साथ ही उसकी सेना के खर्च के लिए एक धनराशि भी दी। यह संधि शिवाजी के बहुत अनुकूल थी। उसने बीजापुर अधिकारियों से जिंजी और वेल्लूर छीन लिए। जो इलाके उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथ में था, उन्हें भी जीत लिया। यद्यपि शिवाजी ने हैंतव धर्मगढ़ के विरुद्ध धारण किए, तथापि उसके क्षेत्र में हिंदू आबादी को जी भर के लूटा। लेकिन वह लौट भरपूर माल देकर घर लौटा तो उसने कुतुब शाह से इनकार कर दिया और जिससे उसके संबंध खराब हो गए। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी बड़ी सैनिक कार्रवाई थी। जिंजी में कायम किया गया उसका अड्डा उसके पुत्र राजाराम के लिए उस समय सुरक्षित शरणस्थल साबित हुआ, जब औरंगजेब ने पूरे दल बदल के साथ मराठों पर आक्रमण किया। कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ दिन बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस बीच उसने ठोक शासन प्रणाली की नींव डाल दी थी। शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक दक्कनी राज्यों में प्रशासनिक तौर तरीके में सुधार में ली हुई थी। यद्यपि उसने 8 मंत्री नियुक्त किए, जिसे सामूहिक रूप से कभी कभी अष्टप्रधान कहा गया। मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्रिपद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री की संधि राजा के प्रति उत्तरदायी थी। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के लिए जिम्मेदार सर ए नौबत सेनापति थे। पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफ़ी सम्मानजनक था और यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को ही दिया जाता था। मंजूबदार राज का लेखपाल अकाउंटेंट था। लगता है वाक्य नवीस पर गुप्तचारी डाक विभाग राज की गृहस्थी को देखकर की जिम्मेदारी थी। सुरुवनीस और चिटनीस खतों किताब में राजा की मदद करता था। दबीर दरबार कायदे कानून की देखरेख करता था। बाहरी शक्तियों के संबंध के मामले में राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित राव क्रमशः न्याय व्यवस्था और परामर्श दोनों के लिए जिम्मेदार थे। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए सभी अधिक महत्वपूर्ण थे शिवाजी का सैन्य संगठन और राजव्यवस्था। शिवाजी ने अपने स्थायी सैनिकों को नगद वेतन देने के पक्ष में था। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व वृद्धि दी जाते थे। सेना में कड़ा अनुशासन बरता जाता था। किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले चलने की इजाज़त नहीं थी। लड़ाई में हर सिपाही को के द्वारा लूटे गए माल का पूरा हिसाब रखा जाता था। स्थायी सेना पागा 30 से 40 हज़ार घुड़सवार शामिल थे, जो हवलदारों की कमान में काम करते थे। हवलदारों को निश्चित वेतन दिए जाते थे। इसके अलावा अस्थायी सैनिक भी थे। किलों की देखरेख बहुत सावधानी से की जाती थी। उसकी हिफाजत के लिए मवाली, पैडी और तोपची तैनात कर दिए जाते थे। इसे कहते हैं कि धोखेबाजी के बचने के लिए ऐतिहासिक तौर पर किले की जिम्मेदारी 3 समकक्ष अधिकारियों को दी गई जाती थी। मालूम होता है कि राजस्व के मामले में शिवाजी ने मलिक अंबर की तद्विषिक व्यवस्था का अनुसरण किया। 1680 में अनाजी दंतों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया। ऐसा सोचना सही नहीं कि शिवाजी ने देशमुखी या जमादारी प्रथा समाप्त कर दी थी और उसने अपने अधिकारियों को मोकासा या फिर जगीरदारी नहीं दी थी। लेकिन शिवाजी ने मिरासदारों या भूमि पर अनुसार शासन करने वाले दुष्ट लोगों पर कड़ी निगाह रखता था।
स्थिति का विवरण करते हुए 18वीं सदी का लेखक सभासद कहता है, ये लोग अपनी उगाही का बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार को देते थे। फलता मिरासदार फलता फूलता रहे। उन्होंने गांव के किले और गढ़ियों बनवाकर पैदल सैनिकों और बंदूकूचों को भर्ती कर अपनी शक्ति बढ़ा ली। यह वर्ग बेलगाम हो गया और इसने देश पर अपना दबदबा कायम कर लिया। शिवाजी ने उनके किलों और गढ़ियों को ध्वस्त करके उन्हें अनुशासन स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल इलाकों पर एक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि करी। यह कर भू राजस्व का 1/4 होता था। इसे चौथाई या चौथ कहा जाता था। शिवाजी ने न केवल एक सुयोग्य सेनापति, कुशल युद्धनीतिज्ञ और चतुर कठिन साबित हुआ, बल्कि उसने देशमुख की शक्ति पर अंकुश लगाकर एक शक्तिशाली राज्य का शिलान्यास भी किया। उसकी नीतियों में अंजाम देने का एक प्रभावी उपकरण भी थी, क्योंकि तब एक स्थान से दूसरे स्थान को तेजी से पहुंचना सबसे ज़्यादा अहमियत था। सेना अपने वेतन के लिए बहुत हद तक पड़ोसी इलाकों की लूट पर निर्भर था, लेकिन इससे शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य को युद्ध आधारित राज्य नहीं कहा जा सकता। संदेह नहीं है कि उसका स्वरूप क्षेत्रीय था, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि उसका अपना एक निश्चित जनाधार था। इस हद तक शिवाजी एक लोकप्रिय शासक था जो मुगल अतिक्रमण के खिलाफ जनभावना का प्रतीक बन गया। औरंगजेब और दक्कनी राज 1658 से 88। दक्कनी राज्यों के साथ औरंगजेब के संबंध 3 चरणों का निर्देश दे सकते हैं। प्रथम चरण 1668। इन वर्षों के दौरान मुख्य रूप से इस बात की कोशिश की गई कि बीजापुर के वो इलाके जो हासिल कर लिए जाएं वो मूलतः अहमदनगर के थे। 1636 के संधि के अनुसार बीजापुर के अधिकार क्षेत्र में चले गए। 1684 में दूसरे चरण में मराठों को दक्कन में मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता रहा है। शिवाजी और उसके बाद बेटे संभाजी के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा में मुगलों का साथ देने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न किया जाता रहा, लेकिन साथ ही मुगल दक्षिण राज्यों का अपना प्रभुत्व और नियंत्रण लाने में उनके प्रदेशों को भी जब तक हमला करते रहे। अंतिम चरण तब प्रारंभ हुआ जब औरंगजेब को मराठों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रह गई। उसने तय किया मराठों का विनाश करने के लिए सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना जरूरी है। 1636 की संधि के तहत शाहजहां ने अहमदनगर राज्य को प्रदेश का 1/3 हिस्सा बीजापुर को इस शर्त पर दिया कि वह मराठों का समर्थन देना छोड़ दें। उसने वायदा भी किया कि मुगल बीजापुर और गोलकुंडा पर कभी कब्जा नहीं करेंगे। इस संधि का त्याग शाहजहां ने खुद कर दिया। 1657 से 58 मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। गोलकुंडा को हट जाने में एक भारी रकम अदा करनी पड़ी। बीजापुर को 1636 ईस्वी में निज़ाम शाही प्रदेश मुगलों को लौटाने पड़े। इसका जो कारण बताया गया वह था इन राज्यों में कर्नाटक के भरपूर इलाके जीत लिए गए थे और उन्हें इस आधार पर मुगलों को मुआवजा देना चाहिए कि दोनों राज्य मुगलों के महातट थे। इनकी देश विजय इसलिए संभव हो पाई। मुगलों ने उन तटस्थ रहने की कृपा की। वास्तविकता यह थी कि दोनों की दक्कन में मुगल सेना की तैनाती पर भारी खर्च होता था। मुगलों को दक्कनी प्रदेश में इतनी आमदनी नहीं थी कि वह पूरा खर्च उठा पाता। एक लंबे अरसे तक यह खर्च गुजरात और मालवा खजानों में दी गई आर्थिक सहायता चलता रहा। मालूम होता दक्कन में फिर से क्रमिक रूप से आगे बढ़ने की नीति दुर्गम परिवर्तनों का अंदाजा ना तो शाहजहां लगा पाया ना ही औरंगजेब। इस नीति ने मुगलों द्वारा की गई संधि और उसके वचनों पर दक्कनी राज्य का भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। मराठों के विरुद्ध हार्दिक गठबंधन असंभव हो गया। इस नीति का अनुसरण औरंगजेब ने 4वीं सदी तक पूरी अजीजी से किया, लेकिन कामयाबी के नाम पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। प्रथम चरण 1658 से 68। औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो दक्कन में उसने सामने 2 समस्या थी। पहला, शिवाजी की उद्दीमान शक्ति द्वारा उपस्थित किया गया खतरा। बीजापुर को 1636 में संधि के अनुसार दिए गए प्रदेशों को लौटाने पर राज्य किया। कल्याणी और बीदर पर मुगलों ने 1657 में अधिकार कर लिया। 1660 में रिश्वत देकर परिंदा पे हासिल कर लिया। सोलापुर अब भी नियंत्रण से बाहर था। गद्दीसीन होने के बाद औरंगजेब ने जय सिंह से शिवाजी और आदिल शाह दोनों को सबक सिखाने को कहा। इससे प्रकट होता है औरंगजेब एक मुगल सेना की श्रेष्ठता की जरूरत के में ज़्यादा विश्वास था। दूसरी ओर वह अपने विरोधी शक्तियों को भी कम करके आंक रहा था, लेकिन जैसे कुशल राजनीतिक था उसने औरंगजेब को जवाब दिया। इन दोनों मुल्कों को एक साथ आक्रमण करना नासमझी होगी। लेकिन जैसे अकेला मुगल राजनीतिक था
जिसने इस दौर में दक्कन में संपूर्ण आक्रमण नीति में हिदायत दी। उसकी राय थी कि दक्कन में संपूर्ण आक्रामक नीति अपनाए बिना मराठा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। औरंगजेब ने इस निष्कर्ष पहुंचा कि 20 साल के बाद करेंगे। बीजापुर पर आक्रमण की योजना बनाते समय और जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा, बीजापुर की विजय संपूर्ण दक्कन और कर्नाटक की विजय की भूमिका है, लेकिन औरंगजेब ये साहसिक नीति अपनाने में झिझक गया। हम इसके कारणों का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ईरान के शाह ने उत्तर पश्चिम में खतरनाक उपद्रुक अपना लिया। दक्कन विजय की लड़ाई लंबी चलती रही और खुद बादशाह की उपस्थिति भी जरूर होती थी। शाहजहां ने अनुभव से स्पष्ट होता है कि बड़ी सेना को किसी भी सरदार या महत्वाकांक्षी शहजादों की कमान नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा शाहजहां अभी भी जीवित थे। इस हालत में औरंगजेब की लड़ाई का संचालन करने के लिए लंबे समय तक राजधानी से बहुत दूर कैसे रह सकता था। जय सिंह के पास जितना सीमित साधन था, उसको देखते हुए बीजापुर के खिलाफ उसने अभियान 1665 की नाकामयाबी निश्चित थी। इस लड़ाई से मुगलों के खिलाफ दक्कनी राज्यों का संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से कायम हो गया, क्योंकि कुतुब शाह ने बीजापुर की सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी। दक्कनियों ने छापामार लड़ाई का तरीका अपनाया। उन्होंने जय सिंह को बीजापुर की ओर बढ़ने दिया, लेकिन वे जिन इलाकों से भी पीछे हटते थे बिल्कुल वीरान कर देते थे। मुगलों को कहीं कहीं रसद पानी नहीं मिल रहा था। जय सिंह ने देखा कि उनके पास नगर पर हमला करने के लिए आवश्यक साधन नहीं है, क्योंकि वह अपने साथ घेराबंदी काम आने वाली तोपें नहीं लाया। नगर का घेरा डालना असंभव था। मजबूरन उसे पीछे लौटना पड़ा और पीछे लौटने का सिलसिला उसे महंगा पड़ा। इस अभियान में जय सिंह ने कुछ धन प्राप्त कर सका और ना कोई धन प्राप्त कर सका ना कोई प्रदेश। निराशा और औरंगजेब की नाराजगी के कारण जय सिंह जल्दी चल बसा। कब भी निकल लिया 1667 में। अगले साल 1667 में मुगलों ने रिश्वत के बल पर सोलापुर में आत्मसमर्पण करवा लिया और इसके साथ ही प्रथम चरण समाप्त हो गया। दूसरा चरण 1668 से 1684। 1668 से 1676 तक मुगलों ने दक्कन में स्थिति पर नज़र रखते हुए प्रतिरक्षा करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस दौरान एक नई बात यह हुई कि गोलकुंडा में मदन्ना और अखन्ना नामक दो भाई काफ़ी शक्तिशाली होकर उभरे। 1672 से लेकर 1647 तक की अवधि में गोलकुंडा राज्य के नष्ट होने के पूर्व तक उस पर एक तरह यही दोनों भाई शासन करते थे। उसने गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन स्थापित करने की नीति को अंजाम देने की कोशिश करी। बीजापुर दरबार की गुटबाजी और शिवाजी की महत्वाकांक्षा कारण इस नीति के मार्ग में बीचों बीच बाधा पड़ती रही। बीजापुर दरबार की गुटबाजी के कारण यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह राज्य बराबर किसी एक नीति का अनुसरण करता होगा। वो अपने तत्कालीन हितों के खातिर कभी कभी मुगल विरोधी तो कभी कभी मुगल समर्थक नीति अपना लेते थे। शिवाजी कभी बीजापुर को लूटता था तो कभी मुगलों के खिलाफ उनसे मदद लेता था। यद्यपि औरंगजेब मराठों की शक्ति के कारण गंभीर चिंता हो रही थी, तथापि मालूम होता है कि वह दक्कन में मुगल विस्तार को एक सीमा के अंदर ही रखना चाहता था। इसलिए उसने बीजापुर में बार बार ऐसे गुट प्रतिशत करने और समर्थन करने का प्रयत्न किया जो शिवाजी के खिलाफ मुगलों को सहयोग करे और गोलकुंडा की बातों में ना आए। इस नीति को अंजाम देने के लिए मुगलों ने लगातार कई बार बीजापुर के मामले में फौजी की दखलअंदाजी की, जिसको तफसील देना यहाँ जरूरी नहीं है। तमाम मुगल कूटनीतिक प्रयत्नों और सैनिक प्रयासों का कुल परिणाम यह निकला कि उसके खिलाफ तीनों दक्कनी राज्य एक हो गए। दक्कन में मुगल प्रतिनिधि दिलेर खान ने 1679 से 80 में बीजापुर पर अधिकार करने की एक आखिरी कोशिश की, जो नाकामयाब रही। इसका कारण है कि दक्कन में किसी भी मुगल प्रतिनिधि के पास इतने साधन नहीं थे कि वो दक्कनी राज्यों की संयुक्त सेना का मुकाबला कर सके। ऐसी परिस्थिति में एक नया मोड़ जुड़ गया। तत्पर कर्नाटक पैदल सैनिकों से बीजापुर की मदद के लिए वीर सैनिक प्रेम नायक ने 30,000 कर्नाटक सैन्य भेज दिए, जिन्होंने बीजापुर पर मुगल घेरे का नाकाम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजापुर की सहायता के लिए शिवाजी ने एक बड़ा फौज भेजी। उधर मुगल प्रदेशों में वह चारों ओर लूटपाट मचाता रहा। इस प्रकार दिलेर खां कुछ हासिल न कर पाया, उल्टे अपनी सेना में बीजापुर के खिलाफ केंद्रित करके मुगल प्रदेशों को मराठों की लूटपाट के लिए आरक्षित छोड़ दिया।
इन परिस्थितियों में औरंगजेब ने उसे दक्कन के पास बुला लिया। तीसरा चरण 1684 से 1687। इस प्रकार 1676 से 80 में मुगलों ने दक्कन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तभी 1681 में उसने अपने विद्रोही पुत्र शहजादे अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्कन में पहुंचा। आरंभ में उसने अपनी सेना को शिवाजी के बेटे और उत्तराधिकारी संभाजी के खिलाफ लगा दिया और स्वयं बीजापुर और गोलकोंडा को मराठों में विमुक्त करने का प्रयत्न में जुट गया। लेकिन उसके प्रयत्नों का परिणाम वही हुआ जो पहले के प्रयत्नों का हुआ था। मुगलों के खिलाफ दक्कन की एकमात्र ढाल मराठे थे और दक्कनी राज्य उसे खोने को तैयार नहीं थे। जब औरंगजेब ने अंतिम बंटवारे का फैसला किया तब अपने महामत शासक के तौर पर उसने आदिल शाह से शाही सेना के लिए रसद पाने की व्यवस्था करने, मुगल सेना को अपने राज्य में निवास होकर कुछ रहने का सुविधा दी। मराठों के खिलाफ लड़ाई के लिए 5 से 6 हज़ार घुड़सवार सुलभ कराने को कहा। उसने मांग भी रखी कि मुगलों का प्रतिरोध करने वाले प्रमुख बीजापुरी सरदार शारजा खो को निष्कासित कर दिया जाए। अब खुला संघर्ष अनिवार्य था। आदिल शाह ने गोलकुंडा और संभाजी दोनों से सहायता मांगी, जो बहुत ही तत्परता से सुलभ करा दी गई, परंतु दक्षिणी राज्यों को संयुक्त सेनाएं भी मुगल सेना की संपूर्ण शक्ति का सामना नहीं कर पाई। खासकर इसलिए इस बार उस सेना कमान का संचालन स्वयं मुगल शाह कर रहा था। तब भी 18 महीनों की घेराबंदी के बाद मुगल बीजापुर पर कब्जा कर सके 1686 में, और इस घेराबंदी के अंतिम चरण में स्वयं शहंशाह मौके पर मौजूद थे। इससे स्पष्ट होता है कि पहले जय सिंह 1665 और उसके बाद दिलेर खां 1679 से 80 में क्यों विफल होना पड़ा। बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा पर मुगलों का आक्रमण अनिवार्य था। कुतुब शाह ने इतने गुनाह किए थे कि औरंगजेब उसे माफ़ी नहीं कर सकता था। काफिर मदमना और अखन्ना के हाथों सारी सत्ता सौंप दी गई। कई अवसर पर शिवाजी की सहायता भी की। औरंगजेब की चेतावनी के बावजूद बीजापुर की सहायता के लिए 40,000 सैनिकों भेजना उसका सबसे ताज़ा विश्वासघात था। 1685 से प्रबल प्रतिरोध के बाद मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। कुतुब शाह के भारी आर्थिक सहायता देने और कुछ इलाके मुगलों को सौंपने और मदन्ना खन्ना को हटा देने पर राजी हुए, पर औरंगजेब ने कुतुब शाह को माफ़ कर दिया। मदन्ना और खन्ना की घसीट पर सड़क पर लाया और उन्हें मौत के घाट उठा दिया गया 1686 में, परंतु यह जघन्य भी कुतुब शाह को बचा न सका। कुतुब शाह को बचा न सका। बीजापुर के पतन के बाद औरंगजेब ने कुतुब शाह के अंतिम रूप से हिसाब चुकता करने का फैसला किया। गोलकुंडा पर आक्रमण 1687 में प्रारंभ हुआ और 6 महीने से अधिक समय की घेराबंदी के बाद विश्वासघात और रिश्वत के बल पर उसे फतह कर लिया। औरंगजेब, मराठा और दक्कन। अंतिम चरण 1687 से 1707। बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद औरंगजेब इस स्थिति में आ गया कि अपनी सारी शक्ति मराठों के खिलाफ लगा दी। 1689 में एक मुगल सेना ने संभाजी को संगमेश्वर के उसके गुप्त ठिकाने में अचानक घेर दिया। औरंगजेब के सामने हाजिर किया और विद्रोही और काफिर होने के नाते उसे मौत के घाट उतार दिया। निसंदेह यह औरंगजेब की एक और राजनीतिक भूल थी। मराठों से समझौता करके वो बीजापुर और गोलकुंडा की विजय पर अंतिम मुहर लगा सकता था। संभाजी को मृत्युदंड देकर उसने न केवल अवसर खो दिया, बल्कि मराठों को संगठित होकर संघर्ष के मार्ग पर आरूढ़ होने का एक बहाना दे दिया। मराठों में अब कोई ऐसी हस्ती नहीं रह गई थी जिसके झंडे के नीचे उन्होंने एकत्र होकर संघर्ष करती। अब मराठा सरदारों ने अलग अलग मुगल इलाकों लूटने और मुगल के सामने आते ही मौके पर गायब होने का तरीका अपनाया। इस तरह औरंगजेब ने दक्कन में मराठा प्रतिरोध को सर्वव्यापी बना दिया। मराठों ने संभाजी के छोटे भाई राजाराम के सिर पर राजमुकुट रख दिया, लेकिन जब मुगल सेना ने उसकी राजधानी पर हमला किया तो वहां से भागना पड़ा। राजाराम ने पूर्वी तट पर जिंजी में शरण ली और वहां से मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इस प्रकार मराठा प्रतिरोध पश्चिम से पूर्वी तट पर फैल गया। तथापि फिलहाल औरंगजेब अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसने सभी शत्रुओं को मात दे दी। कुछ सरदारों का विचार था कि मराठों की बची खुशी शक्ति का फायदा का काम आदमियों पर छोड़ दें कर अब औरंगजेब को उत्तर पश्चिम लौट जाना चाहिए। इससे पहले कुछ को राय यह जाहिर की कि कर्नाटक पर शासन करने का दायित्व बीजापुर और गोलकुंडा के महाशासकों पर छोड़ देना चाहिए। मालूम होता है
इस राय से युवराज शाह आलम का समर्थन प्राप्त था। औरंगजेब ने इस तरह के तमाम सुझाव को ठुकरा दिया और दक्कनी सार्सों से वार्ता करने दक्कनी सार्सों से वार्ता चलाने की हिमाकत करने के लिए शाह आलम को कैद में डाल दिया और उसे विश्वास होता कि 1690 के बाद मराठों में कोई जान नहीं रह गई है। उसने अपनी सारी शक्ति कर्नाटक के समृद्ध और विस्तृत क्षेत्र में अपने साम्राज्य का अन्न बनाने में केंद्रित कर दी। दरअसल औरंगजेब इतना बड़ा निवाला अपने मुंह में डाल लिया था कि वो निगल भी नहीं सकता था। मराठों में बाधित क्षेत्र बीजापुर अशांत और व्याकुल रहा। गोलकुंडा के विजित राज्यों को सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य की अपेक्षा कर उसने दूर दूर आक्रमण करके अपनी संचार पत्नी को इतना फैला दिया कि उस पर मराठों के लिए छापामार हमले करना आसान हो गए। 1690 से 1703 तक औरंगजेब मराठों से समझौता वार्ता प्रारंभ करने के लिए दृढ़तापूर्वक इनकार करता रहा। राजा राम को जिंजी में घेर लिया गया और लेकिन यह लड़ाई लंबी खिंची। आखिर 1696 में जिंजी में उसका अधिकार हो गया, लेकिन दरअसल उसे जिसकी तलाश थी वह यानी राजा राम वहाँ से भाग चुका था। मराठा प्रतिरोध और भी तेज हो गया। मुगलों को कई लड़ाइयों में घोर पराजय का मुंह देखना पड़ा। मराठों ने अपने कई किलों पर फिर से अधिकार कर लिया और राजाराम सतारा लौटने में कामयाब हो गया। मगर औरंगजेब ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने सभी खोए हुए मराठे किलों को फिर से कब्जा करने का प्रयत्न में लग गया। 1705 तक अपने थके और बीमार शरीर को घसीटता हुआ वृद्ध शहंशाह कभी भी एक किले की घेराबंदी के मौके पर जा पहुंचता, कभी दूसरे पर हमले की निगरानी में लग जाता। बाढ़ों, बीमारी और मराठा छापेदारी की मार से मुगल सेना का भारवा विनाश हुआ। सेना और उसके नेता धीरे धीरे थकते जा रहे थे। उनमें असंतोष भड़कने लगा। आखिर मुगल खेल में हार की भावना आ गई। बहुत से जागीरदार ने मराठों से गुप्त समझौते कर लिए और वे इस शर्त पर उन्हें चौथ देने के राजी हो गए कि जागीरदार में कोई उपद्रव नहीं किया जाएगा। 1703 में औरंगजेब ने मराठों से वार्ता प्रारंभ की। संभाजी के पुत्र साहू और उसकी मां को सतारा में बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने साहू को रिहा करने की रजामंदी जाहिर की। उसने साहू के साथ अच्छा बर्ताव किया और उसने 7,000 मनसब प्रदान किए और उसने बालिग होने पर उसका विवाह प्रतिनियुक्ति परिवार में 2 मराठा कन्याओं से कर दिया। औरंगजेब साहू को शिवाजी की कल्पना का स्वराज्य और दक्कन का सर्व अधिकार देने को तैयार था। इस प्रकार उसकी विशेष स्थिति को स्वीकार कर रहा था। वस्तुतः साहू की रिहाई पर उसकी अगवानी करने के लिए 70 से अधिक मराठा सरदार एकत्र भी हो गए, लेकिन मराठों के इरादों में शक होने के कारण औरंगजेब ने अंतिम क्षण में सारी तैयारियां रद्द कर दी। 1706 में औरंगजेब को विश्वास हो गया कि सभी मराठा किलों पर कब्जा करने की कोशिश बेकार है। धीरे धीरे औरंगाबाद को लौट गया। उल्लास भरी मराठा सेना वापस मंडराती रही और पीछे हरे मुगल सैनिक टुकड़ियों पर हमले करती रही। इस प्रकार 1707 में औरंगजेब ने औरंगाबाद में अंतिम सांस ली और इसके पीछे एक नितांत बिखराव साम्राज्य छोड़ गया, जिसकी सभी आंतरिक समस्याएं नासुर की तरह फूट पड़ी। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की जिम्मेदारी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से प्रारंभ हुआ और मुगल दरबार सरदारों के बीच गुटबाजी के झगड़े का अड्डा बन गया। शीघ्र ही महत्वाकांक्षी सूबेदार स्वतंत्र आचरण करने लगे। मराठे के हमले दक्कन से लेकर साम्राज्य के हृदय देश गंगा के मैदान तक होने लगे। जब 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया, दिल्ली को लूटा, तो साम्राज्य कमजोरी जग जाहिर हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस हद तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद घटनाएं जिम्मेदार थी और कितनी जिम्मेदार थी औरंगजेब की गलत नीतियों की थी। इतिहासकारों में इस मसले पर काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन इस संबंध में हाल में ही जो विचारधारा उत्पन्न हुई वह है कि औरंगजेब की सारी जिम्मेदारी से बरी न मानते हुए उसके शासनकाल को देश के समकालीन आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और बौद्धिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और उसके शासनकाल के पूर्व और उसके दौरान विकासमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के संबंध में देखने की कोशिश की जा रही है। मध्यकालीन भारत में आर्थिक और सामाजिक शक्ति किस प्रकार काम कर रही थी, इसे अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। एक पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि 17वीं सदी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हो रहा था। दस्तकारियों से किया गया उत्पादन बड़े मजे से
समय की मांगों को पूरा कर रहा था। तभी संभव हो पाया कि कपास, नील, कच्चे कपास का उत्पादन को भी तदनुसार वृद्धि हुई होगी। सरकारी मुगल आंकड़ों के अनुसार चपटी क्षेत्रों का अर्थात जिन पर राजस्व निर्धारण के लिए पैमाइश का सहारा लिया जाता था, विस्तार हुआ। वस्तुतः कुछ ऐसे साक्ष्य भी उपलब्ध है जिनसे मालूम होता है कि कृषि भूमि का विस्तार हुआ। कुछ तो क्रियाशील आर्थिक शक्तियों और जनसंख्या बढ़ने का अपरिणाम था, कुछ मुगलों की आर्थिक नीतियों का। हर सरदार, यहाँ तक कि धर्मार्थ जागीर पाने वाले भी कृषि के विस्तार तथा सुधार की अपेक्षा की जाती थी। ऐसे विकास का विवरण बहुत सावधानी से रखा गया था। प्रत्येक गांव में हलों, बैलों और कुओं की संख्या का जिस पर तफसीलवार ढंग से विवरण रखा जाता था, उसे देखकर इतिहासकारों को आश्चर्य हुआ। साथ ही इन सब की संख्या में वृद्धि की तफसीलें और सरकार की संख्या में विवरण भी रखा जाता है। इन सब के बावजूद ऐसा मानना निराधार नहीं होगा कि कृषि उत्पादन और वस्तु निर्माण में किस हद तक ठहराव हो गया था, अर्थात परिस्थिति के तकाजे के मुकाबले में वृद्धि नहीं हो रही थी। इसके कई कारण थे। मिट्टी की उर्वरता चुकते जाने के साथ उत्पादकता में आ रही कमी का प्रतिकार करने के लिए खेती के नए तरीके सुलभ नहीं थे। भू राजस्व की दर भारी थी। यदि हम उनको जमींदारों और अन्य लोगों के हिस्सों को भी मिला दें तो अकबर के शासनकाल में कमोवेश पैदा के आधे हिस्से पर आता था। यद्यपि राज्य का हिस्सा अलग था, क्षेत्र में अलग अलग था। जैसे राजस्थान और सिंध में कम उपजाऊ मैदान में कम था, कश्मीर के केसर उत्पादक क्षेत्रों में अधिक था। तथापि कुल मिलाकर इतना भारी नहीं था जितना कि किसान अपनी जड़ जमीन छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल राजस्थान संबंधित आंकड़ों से मालूम होता है कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के प्रारंभ चरण में नए गांव लगातार बसाए जा रहे थे। जान पड़ता है कि विस्तार को परिसीमित करने वाले बुनियादी चरण सामाजिक और कुछ प्रशासनिक थे। इस काल में देश की आबादी अनुमानतः 12.5 करोड़ थी। ये खेती के लायक काफ़ी ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी। तथापि गांवों में हमें भूमिहीन किसानों के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से अधिकांश लोग शायद अस्पृश्य या दलित वर्ग में रखा जा सकता है। खेतीहार समुदाय और जमींदार क्रमशः सामान्य जातियों, शूद्र और ऊंची जाति थे। उन लोगों में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि अस्पृश्य लोग नए गांव बसाकर भूमि का स्वामित्व अधिकार प्राप्त करें। उन लोगों के सामने ऐसा कोई प्रलोभन नहीं था जिस कारण वो दलितों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा देते, बल्कि उल्टे उनके हित तो इसमें था कि अस्पृश्य भूमि बने रहने और उन्हें गांव में लाचार श्रमिकों की सेवा अनिश्चित तौर पर मिलती रहे। अस्पृश्य लोग उनके लिए मरे पशुओं की खाल उतारने और उन्हें रस्सी बनाने जैसे अधम मानने वाले काम भी करते थे। ग्रामीण भूमिहीनों और गरीब किसानों के पास अपने बलबूते पर नए गांव बसाने या पड़ती जमीन को आबाद करने के लिए ना तो आवश्यक पूंजी थी और ना ही प्रबंध कुशलता। राज्य कभी कभी नई जमीन को आबाद करने की पहल आवश्यक करता था, लेकिन इसका लाभ भूमिहीनों को नहीं मिलता था, क्योंकि इस काम में राज्य को स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को शामिल करना पड़ता था। जैसा हम देख चुके हैं कि ये लोग दूसरी जातियों के होते थे और इनमें अपने निहित स्वार्थ होते थे। उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा, परंतु शासक वर्गों की मांगें अपेक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए, जब जहांगीर ने कदीम सीनी के समय 1605 में मनसबदारों की संख्या 2069 थी, 1637 में शाहजहाँ के काकनबंद शासनकाल में वो 8,000 पर पहुँच गई और औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में 11,450। इस तरह मुगल सरदारों की संख्या 5 गुना वृद्धि हुई। राजस्व में वृद्धि तो हुई, लेकिन वांछनीय अनुपात में नहीं। खासतौर पर जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में, जबकि साम्राज्य का खास विस्तार हुआ ही नहीं, ऊपर से शाहजहाँ ने भव्य निर्माण के दौर की शुरुआत कर दी। मुगल आमिर पहले से इतनी मोटी तनख्वाह पा रहे थे जिससे कि दुनिया में कोई शान नहीं थी। अब उनके ऐसो इस्वत में भी और वृद्धि हुई। यद्यपि बहुत मुगल सरदार प्रत्यक्ष रूप से या उनकी ओर से काम लेने वाले व्यापारियों के मध्य परोक्ष रूप से वाणिज्य व्यापार में भाग गए थे, लेकिन ऐसे थोड़ी बहुत आमदनी होती थी। इस आय का प्रमुख जरिया अब भूमि ही रह गई थी। उनकी समस्या इसलिए और भी गंभीर हो गई कि 17वीं सदी के पूर्वार्ध की कीमतों में लगभग दुगनी वृद्धि हो गई। जमींदारों की संख्या, उनके रहन सहन के स्तर के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति अंतर्विरोध थी। एक और साम्राज्य के आंतरिक स्तर का खतरा माना जा रहा था और दूसरी ओर से स्थानीय प्रशासन के कार्य में जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उनमें बहुत से मराठा राजपूतों और दूसरों को भी मनसब राजनीतिक पद देकर साम्राज्य के राजनीतिक आधार को सुदृढ़ करने और विस्तृत बनाने का प्रयत्न किया गया। इस तरह एक वर्ग के रूप में जमींदार पहले से और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गए और उसे गैर कानूनी तौर पर धन ऐंठने के सरदारों की कोशिश के
आगे वे आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। किसानों को और भी ज़्यादा चूसना आसान नहीं था, किसानों को और भी ज़्यादा चूसना आसान नहीं था, खासतौर पर इसलिए कि वो खेती के लायक भरपूर फालतू ज़मीन अब खाली पड़ी हुई थी। जमींदार और मुकद्दम अपनी पहचान पर नए किसानों को बसाने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे। पाहियों और ऊपरी कहे जाने पर इन किसानों को बेहतर अवस्था की तलाश, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसने का सिलसिला मध्यकालीन ग्रामीण जीवन की ऐसी प्रवृत्ति है जिसके अध्ययन की ओर विद्वानों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार जागीरों से ज़्यादा धन ऐंठने की कोशिश को बहुधा गैर कानूनी कोशिशों के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में सभी आंतरिक अंतर्विरोध फूटकर सतह पे आ गए। कई किसानों के बीच असंतोष भड़का, कई जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह हुए, कई स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयत्न किए गए, प्रशासनिक स्तर पर सरदारों के बीच असंतोष और गुटबाजी बढ़ी। ऐसे हालत उत्पन्न हो गए जिसे इतिहासकारों ने जागीरदारी व्यवस्था का संकट कहा। सरदारों को अपनी जागीरदारी से उतनी आय नहीं हो पाई थी जितनी कागज में दिखाई गई थी। फलतः उसमें बहुत से लोग निर्धारित संख्या में घुड़सवार नहीं रख पा रहे थे। दक्कन में स्थिति खासतौर पर खराब थी। अशांत स्थिति, सरदारों के पास अपर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं होने का कारण कभी कभी तो वो एक पैसे की वसूली नहीं कर पाते थे। उस काल के इतिहासकार भीमसेन के अनुसार इसके चलते हुए मनसबदारों ने खनगी के तौर पर मराठा सरदारों को समझौते कर लिया और वे उनकी जागीरदार में उपद्रव न करें और उन्हें चौथ दिया जाएगा। एक और समस्या जागीरदारों की कमी थी। बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेने जाने के बाद सबसे अच्छी जागीर उन्हें आसानी से संभाला जा सकता था। औरंगजेब ने खालिसा के तौर पर सुरक्षित रख ली ताकि उनकी आमदनी से लड़ाई का खर्च निकाला जा सके। राजनीतिक प्रयोजन से बहुत से पुराने दक्कनी अमीरों और मराठा सरदारों को मनसब और जागीरदारी देना शुरू किया था। इसलिए पुराने सरदारों के बेटे और दामादों को देने के लिए जागीरदारी बहुत कमी पड़ी। इतिहासकार काफी खां कहता है कि जागीरदार की स्थिति तो एक इनार 100 बीमार वाली जैसी हो गई थी। जिन्हें पहले जागीरें मिले थे, खासतौर पर छोटी जागीरें, वे भ्रष्टाचारी, क्लर्क और दूसरे पदाधिकारी रिश्वतखोर से परेशान कर रहे थे। अगर वे रिश्वत नहीं दे पाते तो अक्सर उन्हें उसर और कम आमदनी वाली जागीरें दे दी जाती। जागीरदारी व्यवस्था पर आए संकट मुगल सरदारों में बहुत दबाव डाला। ज़्यादा से ज़्यादा सरदारों ने जागीरदार देने और जागीर की कागजाई आय वास्तविक आमदनी के बीच अंतर से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए शाहजहां ने प्रत्येक मनसबदार से जितने घोड़े और सवार रखना अपेक्षित था उसमें कमी कर दी। इस चीज़ को अंजाम देने के लिए उसने यह भी आदेश दिया कि अब से मनसबदार का वार्षिक वेतन 6 या 5 महीनों के वेतन के बराबर होगा। लेकिन जहां तीरों की कमी की समस्या बनी रही, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में खासतौर पर स्थिति गंभीर हो गई। दक्कन की विजय की समस्या हल नहीं हुई। औरंगजेब पुरानी दक्कनी राज्यों के अधिकार और मराठा को काफ़ी प्रभावशाली और सक्रिय थे। प्रशासन में स्थान देने के लिए बहुत उत्सुक थे। अनेक सरदारों ने कर्नाटक में जो अभी मुश्किलें से शांत हुआ था उसमें कोई आय इकट्ठी नहीं की जा सकती थी को जागीरें बांटी गई। इन जागीरों को लेने वाले कोई नहीं थे। उन पर मुगल सरदारों में भारी असंतोष फैला। पहले से ही मुगल साम्राज्य की सेवा करते आ रहे जिनके बेटे दामाद अपनी आजीविका और इज्जत रुतबे के लिए शाही नौकर और शाही मेहरबानियों पर निर्भर थे। मुगल उमरा संगठन या सरदार तंत्र मुगलों के अधीन सबसे विकसित और महत्वपूर्ण संस्थाओं में से था। हम देख चुके हैं किस तरह मुगलों ने धर्म या नस्ल का भेदभाव किए बिना देश विदेश के विभिन्न भागों में कतिपय सुयोग्यतम व्यक्तियों को अपनी सेवा में नियोजित करने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसी प्रणाली में जिसमें पहुंच और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शिकायतों पर ध्यान देने पर बल दिया गया था। मुगल सरदार तंत्र अपने दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक किया था। कुल मिलाकर साम्राज्य में शांति और सुरक्षा का एक अच्छा खासा मानदंड कायम रखा था। परंतु मुगल सरदारों ने अपनी भूमिका मात्र इसलिए निभाई कि सम्राट की सेवा में अपना हित साधना होता था। कुछ इतिहासकारों की यह दलील सही नहीं है कि मुगल सरदार तंत्र हास इसलिए हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अहमद ईसा से आने वाले सुयोग लोगों का युद्ध सूख गया था। उसे प्राणों का संचार करता था। औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने समय मुगल सरदारों का बहुत बड़ा बहुमत उस लोगों से हो गया था जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। भारतीय जलवायु एक ऐसा दोस्त था
यह एक नस्लवादी दल थी जिसने अंग्रेज इतिहासकारों को भारत पर ठंडे जलवायु से आने वाले लोगों का प्रमुख औचित्य प्रतिपादित करने के लिए प्रेस किया। हम स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। मुगल सरदार संगठन के खिलाफ एक बात यह भी कही जाती है कि तात्पर्य का आरोप है उसे राष्ट्रविरोधी ढंग से काम लिया। इसका कारण था कि अलग अलग समुदाय, नस्लों, प्रजातियों के लोग शामिल होने की वजह से कोई राष्ट्रीय चरित्र उभर कर नहीं आ पा रहा था। राष्ट्र की भावना के अर्थ में हम सब कहते हैं कि अर्थ में मध्यकाल उसका अस्तित्व नहीं था, परंतु नमक हलाली की कल्पना इस दृष्टि से काफ़ी कारगर थी। वह मुगलों का नमक खाने वाले मुगल राजवंश के प्रति वफादार और मोटे तौर पर देशभक्ति का संचार करें। जैसा हम देख चुके हैं, जो सरदार विदेशों से आए हुए अपने वतन में कोई संबंध नहीं रह गया था। भारतीय मुगल सांस्कृतिक मूल्य में अपने जीवन मूल्य बन गए थे। मुगलों ने अपनी शासन प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर अंकुश और प्रतिसंतुलन युक्ति लागू की थी। इसने विभिन्न नस्लों और धार्मिक समूहों पर ऐसा संतुलन रूप से प्रयास किया था जिससे अमीरों और उसके सभी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखा जा सके। सरदारों स्वतंत्र विहार तब तक आरंभ किया जब औरंगजेब ने उसके उत्तराधिकारी की योग्यता और जागीरदारी पर आए संकट का कारण प्रशासन तंत्र का ह्रास होने लगा था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विघटन में जो तेजी आई वो मुगल शासन प्रणाली में बिखराव के कारण नहीं बल्कि उसका परिणाम थी। अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। उसके संचालन के लिए सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी। ऐसे शासकों के अभाव में वजीरों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और वे कामयाब नहीं हुए। इस प्रकार व्यक्तिगत अयोग्यता और शासन प्रणाली के बिखराव ने एक दूसरे को प्रभावित किया। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर भूलें की। इस बात को उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि मराठा आंदोलन में असली स्वरूप को नहीं समझ सका। उसने जय सिंह को शिवाजी सिंह से मित्रता करने की सलाह दी, उसने उपेक्षा कर दी। संभाजी को मृत्युदंड देना दूसरी भूल थी, क्योंकि इससे औरंगजेब किसी स्वीकृति मराठी नेता से वार्ता करने के अवसर से वंचित हो गया। स्पष्ट औरंगजेब मराठों से वार्ता चलाना ही नहीं चाहता था। बीजापुर और गोलकोंडा की जड़ें उखाड़ने के बाद उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब मराठा उसकी दया पर निर्भर हो गए हैं और उसके सामने उसकी शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। वह मराठा को स्वराज्य यानी मराठा इतिहासकारों के द्वारा स्थापित राज्य के प्रयोग थे स्वराज्य को देने के तैयार था, लेकिन सीमित क्षेत्र में उसके बदले मुगल सम्राट के प्रति वफादार रहने और उसकी सेवा में रहने का वचन चाहता था। जब औरंगजेब को अपनी भूल का एहसास हुआ तो मराठों से बातचीत प्रारंभ की, लेकिन मराठा चौथ और सरदेशमुख की मांग पर गंभीर बाधा साबित हुए। इसमें बहुत हद तक विजय प्राप्त कर ली। 1703 में सरदेशमुखी पर समझौता लगभग हो चुका था, लेकिन जैसा हम देख चुके हैं औरंगजेब साहो मराठा सरदार पर विश्वास करने के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर सका। औरंगजेब मराठा समस्या को हल करने के लिए विफल रहा। साम्राज्य में यह बहता हुआ नासूर साबित हुआ। उसने कई मराठा सरदारों को मनसब अवश्य दिए। सच तो है, सबसे ऊपरी स्तर पर मराठा सरदारों को इतने मनसब प्राप्त थे जितने कभी राजपूतों को भी हासिल नहीं हो पाए, लेकिन मराठा सरदारों को विश्वास नहीं करता था। राजपूत की तरह जिम्मेदारी और विश्वास का कोई पद कभी नहीं दिया गया। इस प्रकार मुगल राजनीतिक व्यवस्था में मराठों का संहार नहीं हो सकता। इस मामले में शिवाजी और संभाजी या साहू राज्य समझौता करने में बहुत फर्क पड़ सकता था। मराठों के खिलाफ दक्कनी राज्यों में सठ गठबंधन के साथ गठबंधन करने की विफलता ने औरंगजेब की आलोचना की। उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने जीतकर भी सभी साम्राज्य इतने विशाल बना दिया कि वो अपने ही बोझ की तरह चरमरा गया। 1636 में इस संधि को तिलांजलि देने के बाद, जबकि यह घटना स्वयं शाहजहां के काल में ही घट चुकी थी, औरंगजेब और दक्कनी राज्यों की हार्दिक एकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव थी। औरंगजेब दक्कन में संपूर्ण आक्रमण नीति अपनाने में खुद को रोकता रहा। सच में यह तब संभव हुआ जब दक्कनी राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य मिला जाने का काम टालता रहा। तत्कालीन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गोलकोंडा में मदन्ना और अखन्ना शिवाजी को समर्थन दे रहे थे। औरंगजेब को यह भय भी था कि ऐसा न हो कि बीजापुर मराठों के बोल बले वाले गोलकोंडा राज के प्रभुत्व में चले जाए। संभाजी ने तो उसे एक तरह से चुनौती ही दे डाली। जब औरंगजेब का एहसास हो गया कि बीजापुर और शायद गोलकोंडा ने भी सर किए बिना मराठों को निपटना असंभव है, मुगल प्रशासन का गोलकोंडा, बीजापुर, कर्नाटक तक फैलेगा प्रयत्न में इतना दबाव पड़ा कि उसके टूट जाने की नौबत आ गई। इससे एक और नौबत यह हुई कि मुगल
मुगल संचार बिल्कुल आरक्षित हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई उस क्षेत्र में मुगल सरदारों के लिए अपनी अपनी जागीरों से राजस्व वसूल करना असंभव हो गया। इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें कभी कभी मराठा सरदारों से गुप्त समझौता करना पड़ा। इससे एक और मराठाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी, दूसरी ओर मुगल सरदारों में हार की भावना छा गई। साथ ही साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। औरंगजेब के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र शाह आलम को यह सुझाव मान लेना सारा समझदारी का काम होता कि बीजापुर और गोलकुंडा के साथ समझौता कर लिया जाए। उनके राज्यों में कुछ प्रदेशों को मुगल साम्राज्य मिलाकर बाकी प्रदेश छोड़ दिए जाए, जिनकी व्यवस्था करने के साथ साथ वे कर्नाटक में शासन करें। वो शायद बहुत दूर पड़ता, जिसे संभालना मुश्किल था। मुगल साम्राज्य पर दक्कनी लड़ाइयों और अन्य युद्धों के प्रभाव को उत्तर भारत में औरंगजेब ने लंबी अनुपस्थिति के परिणाम को बहुत बढ़ाकर नहीं आंकना चाहिए। औरंगजेब की नीतियाँ भूले अवश्य थी, उनमें व्यक्तिगत दोष भी थे, जैसे उनका शक्की मिजाज, संकुचित तथा भावना शून्य स्वभाव। मगर इस तबके के बावजूद मुगल साम्राज्य अब एक और शक्तिशाली प्राणवान सैनिक और प्रशासनिक तंत्र था। दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों में लुका छिपे तरीके से काम लेने वाले, तीव्र गति से स्थान परिवर्तन करने वाले मराठा सैन्य दलों के खिलाफ मुगल सेना में भले ही विफल रही हो, मराठा किलों पर कब्जा करना भले ही उनके लिए कठिन हो, पर उस कब्जे को कायम रखना और भी मुश्किल हो रहा था। परंतु उत्तरी भारत के मैदानों और कर्नाटक तक के फैले विशाल पठारी क्षेत्र में आज भी मुगल तोपखाने का कोई जवाब नहीं था। मुगल साम्राज्य की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के 30-40 साल बाद जब मुगल तोपखाने की शक्ति में काफ़ी कमी आई, तब युद्ध के मैदान में मराठों में उसका सामना करने में सामर्थ्य नहीं रह गए। दीर्घकाल की अराजकता से चलने वाली लड़ाइयों और मराठों की लूटपाट ने दक्कन में आबादी भले ही बीच छिज गई हो, उनका उद्योग व्यापार खेती बाड़ी ठप पड़ गई हो, परंतु उत्तर भारत में जो साम्राज्य का हृदय देश था, उसमें आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से देश के लिए निर्णायक महत्व का था। मुगल प्रशासन की शक्ति अब भी बहुत हद तक बरकरार थी। वहाँ उद्योग व्यापार न केवल जारी रहा, बल्कि उसका विस्तार तो आश्चर्य हद से टिकाऊ साबित हुआ। यहाँ तक कि उसने कुछ तत्व अप्रत्यक्ष रूप से जिला स्तरीय ब्रिटिश शासन से भी समाविष्ट हो गए। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सैनिक पराजयों और औरंगजेब की भूलों के बावजूद लोगों के मानस में मुगल राजवंश के प्रति इज्जत और प्यार के प्रबल भाव कायम रहे। यहाँ तक कि राजपूत का संबंध है कि हम देख चुके हैं कि मारवाड़ के साथ मुगलों की अनबन का कारण यह नहीं था कि औरंगजेब ने हिंदुओं को उन्हें अस्वीकृत अगुआ से वंचित कर दिया, उनकी स्थिति को कमजोर बनाने के प्रयास किया, लेकिन बल्कि उसकी वजह हालत में उसकी गलत अंदाजा भी था। उसे मारवाड़ के 2 दावेदारों के बीच बांटना चाहता था। इस क्रम में उसने दोनों को नाराज कर दिया और साथ ही मेवाड़ को भी रुष्ट कर दिया। ऐसे मामले में मुगल हस्तक्षेप को गलत परंपरा शुरुआत माना जाता है। मेवाड़ से अनबन होने के साथ उनके साथ चलने वाली लंबी लड़ाई में मुगल राज्य की नैतिक स्थिति को आघात लगा, लेकिन सैनिक दृष्टि से देखें तो 1681 के बाद इस लड़ाई का खास महत्व नहीं रह गया। 1681-1707 के बीच दक्कन में राठौर राजपूत योद्धा अधिक संख्या में मौजूद होते थे। मराठों के खिलाफ मुगल संघर्ष में परिणाम कोई खास फर्क पड़ता है तो यह संदिग्ध ही है। बहरहाल राजपूतों की मांग थी कि उन्हें पहले की तरह उच्च मनसब दिया जाए और उनका वतन उन्हें वापस दे दिया जाए। औरंगजेब की मृत्यु के पीछे 6 साल के अंदर उनकी ये मांग स्वीकार कर ली गई। राजपूतों को लेकर साम्राज्य में कोई समस्या नहीं रह गई। आगे साम्राज्य के विघटन में उनका कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। हालांकि उनके पतन के सिलसिले को रोकने में कोई खास योगदान नहीं किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति को उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। औरंगजेब का दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और उसे इस्लामी कानून की मर्यादाओं के अंदर रहने का प्रयत्न किया। इस कानून का विकास भारत के बाहर यहाँ से बहुत अलग किस्म की परिस्थितियों में हुआ, इसलिए उस देश में कड़ाई लागू करना मुनासिब नहीं था। उसने अनेक अवसरों पर गैर मुस्लिम प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए विमुखता का परिचय दिया। मंदिरों के प्रति कड़ी और सख्त जीवन नीति को दोहराया। इस्लामिक कानून के अनुसार फिर से जजिया लगा दिया, परंतु इसके बावजूद मुसलमान न तो एकजुट होकर उसके पक्ष में खड़े हुए, न ही इस्लामिक कानून पर आधारित राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का कोई विशेष भाव जगा। दूसरे सबसे हिंदुओं का एक हिस्सा विमुख हो गया। उन हिस्सों पर हाथ मजबूत हुए जो राजनीतिक या अन्य कारणों से उसके खिलाफ थे। धर्म अपने आप में झगड़े का कोई मुद्दा नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के 5
5 और 6 साल के अंदर ही जज्जिया को समाप्त कर दिया गया। नए नए मंदिर बनवाने पर लगाई गई पाबंदी को ढीला कर दिया गया। 28 सदी में तेजी से पतन की ओर जाते विकृत साम्राज्य पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में देखें तो मुगल साम्राज्य का पतन विघटन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत कारणों से हुआ। अकबर द्वारा उठाए गए कदमों के बिखराव से शक्ति का कुछ समय के लिए अंकुश रखने में सहायता मिली, परंतु साम्राज्य की संरचना में बुनियादी परिवर्तन लाना उनके बूते के बाहर की बात थी। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तब बिखराव की सामाजिक आर्थिक शक्तियाँ काफ़ी प्रबल हो चुकी थी। औरंगजेब में ना तो समाज की संरचना बुनियादी बदलाव लाने की दुर्दशा थी, ना ही ऐसी नीतियों पालन करने की समझदारी जो कुछ समय तक परस्पर स्पर्धारत विभिन्न तत्वों के बीच सुलह समझौते का वातावरण तैयार करने में मदद होती है। इस प्रकार औरंगजेब एक और तो परिस्थितियों के हाथों खुला था, दूसरा उन परिस्थितियों की सृष्टि में सहायक था जिसे उसे हाथों से खेलना पड़ा। अब है अध्याय 20वां, मूल्यांकन और समीक्षा। मूल्यांकन और समीक्षा। 18वीं सदी के प्रारंभ से लेकर 17वीं सदी के अंत तक 1000 वर्षों के काल में देश में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुछ हद तक सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव भी आया। जाति प्रथा के समक्ष इस्लाम की ओर उपस्थित जबरदस्त चुनौतियों और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध राजपूत शासकों की राजनीतिक शक्ति के अवसान के बावजूद समाज जीवन में इसकी प्रथा का वर्चस्व कायम रहा। नाथपंथी योगियों और भक्त संतों ने जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की, परंतु कहीं से कमजोर नहीं कर पाए। कालांतर में एक प्रकार से मुक्त समझौते की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब कुछ खास अपवादों को छोड़कर संतों ने रोजमर्रा के जीवन और लौकिक जीवन के संदर्भ में जाति प्रथा की आलोचना करना छोड़ दिया। उधर ब्राह्मणों संतों द्वारा सभी जातियों के लिए, एक विशेष रूप से शूद्रों के लिए, मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति की हिमायत के अनुबंधन की दृष्टि देखना प्रारंभ कर दिया। तथापि ब्राह्मण अपनी विशेष स्थिति का दावा करते रहे। इस विशेष स्थिति में धर्मोपदेश करने की शिक्षा का अधिकार देने का भी समावेश था। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का विदय हुआ। यहाँ कुछ हिंदू धर्म में कुछ कबीला संहार का परिणाम और कुछ नए व्यवसाय समूह का विकास का। इसके अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय भावनाओं से भी नई जातियों उपजातियों का जन्म हुआ। साथ ही उन जातियों का वर्ण स्थिति में उसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अनुसार उतार चढ़ाव आते रहे। इस संदर्भ में राजपूत, मराठा और क्षत्रियों का उल्लेख किया जा सकता है। भक्त और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म और इस्लाम की मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ पैदा की और दरअसल दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इसमें पारस्परिक भावना, सजगता भावना में अभिवृद्धि हुई। यद्यपि संकीर्ण और आश्रम दृष्टिकोण से हिमायत करने वाली ताकतों के पैर मजबूती से जमे रहे और उन्हें कभी कभी राज्य की नीतियों को भी प्रभावित किया, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे अवसर कम ही आए। धर्म विषयक औपचारिक विधि विधानों की अपेक्षा उनके आस्था पर जोर देकर भक्त और सूफी संतों ने धर्म के प्रति दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण परिवर्तन संपादित किया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया, परंतु जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों पर अत्यधिक लगाव के कारण तर्क और बुद्धि पर आधारित ज्ञान की अभिवृद्धि में खासतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा पड़ी। कुल मिलाकर स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई, प्रदा प्रथा अधिक व्यापक हुई। हिंदू स्त्रियों और मुसलमान स्त्रियों की तरफ पुनर्विवाह और पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। सच तो यह कि इन अधिकारों से मुसलमान स्त्रियां अधिकाधिक वंचित होती चलेगी। जहाँ तक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों का संबंध है, इस काल में महत्वपूर्ण घटना यह है कि तुर्कों ने देश में प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण संपादित किया और बाद में मुगलों ने इसे पुख्ता बनाया। तथापि तुर्क और मुगल शासन प्रणाली मुख्य रूप से उत्तरी भारत तक सीमित थी, तथापि उसने प्रत्यक्ष रूप से देश के दूसरे भागों को भी प्रभावित किया। चांदी के अच्छे ढले सिक्के के प्रचलन, सड़कों सरायों का विकास, नागरिक जीवन के प्रति अधिक लगाव का सीधा प्रभाव व्यापार हस्तशिल्पों के विकास पर पड़ा और व्यापार और हस्तकला 17वीं शताब्दी में अपनी पराकाष्ठा पहुँच गई। मुगलों के अधीन राजनीतिक एकीकरण के साथ एक एकीकृत शासक पर सृष्टि करने का प्रयत्न किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, परंतु यह शासक वर्ग मुख्य रूप से कुलीन वर्गीय बना रहा। निचले वर्गों के प्रतिभाशाली लोगों का इसमें बहुत कम प्रवेश हुआ। मुगल सरदारों का वर्ग राजा पर निर्भर नौकरशाही के रूप में संगठित था, तथापि इसकी आय का मुख्य जरिया भूमि था। भूमि स्वामी किसान खेती करते थे। किसानों से भू राजस्व उगाही के लिए सरदार लोग कुछ अपनी सैनिक टुकड़ियों पर निर्भर थे।
कुछ जमींदार की शक्तियों पर। वो राजस्व उगाही में जमींदार से मिलने वाले समर्थन के बदले राज्य अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता था। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि मध्यकालीन भारत के राज्य तत्वतः सामंतवादी बना रहा। तुर्कों का एक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि 13वीं और 14वीं सदी में उन्होंने मंगोल पर हमला भारत की रक्षा की। उन्होंने 200 वर्षों तक की मुगल में भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से मध्य और पश्चिमी एशिया की राजनीति पर बराबर नजर रखते रहे और कभी कभी उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई। भारत मसालों के देश के रूप में प्रसिद्ध था। पूर्व अफ्रीका सहित पूरी दुनिया में कपड़ों का कारखाना माना जाता था। इस कारण से यूरोपीय राष्ट्रों के साथ उनका सीधा व्यापारिक संबंध करने की कोशिश की। व्यापार की समृद्धि ने यूरोपीय राष्ट्रों के धन की भूख और तेज कर दी और साथ ही उनके आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के उत्तेजन दिया। इसके साथ मध्य और दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त सोने चांदी के अलावा ऐसा कोई माल नहीं था जो पूरी दुनिया को इनके बदले में दे सके। अपनी अपनी सरकारों के समर्थन यूरोपीय व्यापारियों ने यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के आंतरिक व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश की। कई अवसर पर उन्होंने भारतीय प्रदेशों को नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न भी किया ताकि आमदनी होने से भारत में माल खरीद सकें। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहा यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन और नादिरशाह के बाद अफगानों के भारत में प्रवेश जैसे राजनीतिक घटनाक्रम के फलस्वरूप साथ ही अपने तीव्र विकास के कारण यूरोपीय राष्ट्र भारत में कई एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब रहे। इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन और अवसान के कारण बताने की कोशिश तो नहीं की, परंतु बहुत से अन्य देशों के साथ उनका भारत आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में यूरोपीय राष्ट्रों की तरह तेजी से विकास क्यों नहीं कर पाए। इसके कारणों में विशद अध्ययन और छानबीन की जरूरत है। तुर्क और मंगोल शासक वर्गों की समुद्र संबंध में कोई परंपरा नहीं थी। मुगलों को विदेश व्यापार के महत्व की प्रतीत तो शीघ्र ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु राष्ट्र के आर्थिक विकास में नौसैनिक शक्ति की अहमियत को समझ उनमें नहीं थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र पिछड़ा होना विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उसके पिछड़ापन का सूचक है। इसी यांत्रिक घड़ी के कारण गतिकी क्षेत्र में तमाम यूरोपीय आविष्कारों का संयोजन संभव हो पाएगा और 17वीं सदी तक भारत में नहीं बनाई जाती थी। तो खाने के क्षेत्र में यूरोपीय की श्रेष्ठता और भारतीय बेझिझक स्वीकार करते थे। जहाज निर्माण जैसे जिन क्षेत्रों में भारतीय शिल्पी यूरोपियों का कौशल नकल करने में अच्छी कामयाबी दिखाए थे, उन क्षेत्रों में भी उन्होंने किसी प्रकार की मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति का कोई परिचय नहीं दिया। इस संदर्भ में शासक वर्ग के रवैये जिस पर हम ऊपर कर चुके हैं, इसके अलावा सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक परंपराओं और विभिन्न वर्गों से दृष्टियों का अपना महत्व है। अतीत में अर्जित ज्ञान अध्ययन पर जरूरत से ज़्यादा जोर दिया जाता था। ब्राह्मण और मुल्लाओं को ज्ञान का थार माना जाता था। कुछ वे सीखते पढ़ाते थे वे लोग श्रद्धा की दृष्टि से रखते थे। अकबर ने लौकिक अभिरुचि के आर्थिक वैज्ञानिक विषयों का समावेश करते पाठ्यक्रम का अनुवाद करने की कोशिश की। इन्हीं लोगों के दबाव के कारण ये कोशिश नाकामयाब रही। विडंबना यह थी कि भारतीय कारीगर कौशल बड़ी संख्या में उपलब्धता, यांत्रिकी शक्ति, विकास और उत्पादक उद्यमों में उसके प्रयोग के प्रयत्न के मार्ग में बाधक सिद्ध हुए, परंतु अपने को दुनिया से काट कर रखने वाली संकटवर्ती रूढ़िवादी को बढ़ाने के लिए जाति प्रथा का प्रभाव आज भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। इस प्रकार भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया के पिछड़ गया और स्थिति की ओर मुगल शासक वर्ग की आंखें बिल्कुल बंद रहीं। राजनीतिक एकीकरण के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक समाहार भी होता रहा। भारतीय समाज दुनिया के उन चंद समाजों में से था जिन्होंने नस्ल, धर्म और भाषा की विविधता के बावजूद न्यूनाधिक संस्कृति का विकास किया। इस एकीकृत संस्कृति की अभिव्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति के उद्यम विस्फोट के रूप में हुई, जिसके कारण 17वीं सदी में भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग बन गए। दक्षिण में चोलों की परंपराओं का पोषण विजयनगर राज्य ने किया। ब्राह्मणी राज्य तथा उसके भवनावशेष पर उदित होने वाले राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति के विकास में योगदान दिया। विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में 15वीं सदी में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई, उनमें से कुछ तत्वों का समाहार भी मुगलों द्वारा विकसित संस्कृति में हुआ, परंतु इस एकीकृत संस्कृति पर दो धर्मों के कट्टरवादी तत्वों और साथ ही शासक वर्गों के विभिन्न हिस्सों की स्पर्धाशील और परस्पर विद्रोह का प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद यह एकीकृत संस्कृति कुल मिलाकर 19वीं सदी के मध्य तक कायम रही। उन पर संतों, विद्वानों और प्रबुद्ध शासकों के लिए मामूली से की बात नहीं है। उन्होंने इस संस्कृति को रंग रूप देने में योगदान दिया। इस काल में प्रचुर आर्थिक विकास और
प्रगति भी हुआ और वस्तु निर्माण का विस्तार भी हुआ। खेती बाड़ी में सुधार हुआ, उनका फैलाव हुआ। अलग अलग क्षेत्रों और काल में अलग अलग दौरों में उसके विकास का असमान रहा। गंगा घाटी के अलावा जहाँ मुगल शासक साम्राज्य की राजकीय आय का एक खासा बड़ा भाग खर्च करते थे, इस काल में अन्य क्षेत्र में तेजी से विकसित हुए। गुजरात, कोरोमंडल तथा बंगाल शायद ऐसा संयोग है कि यही वो क्षेत्र जो आधुनिक काल तक, खासकर स्वतंत्रता के काल तक भारत के आर्थिक विकास में सबसे आगे रहे। यदि मुगल साम्राज्य कायम रहता तो क्या भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करता? तो वो क्या अपने बलबूते पर औद्योगिक क्रांति संपादित कर सकता था? मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद 18वीं शताब्दी में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत में न केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में पिछड़ा ही रहा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमानों पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कारीगर सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कारीगर जितना चाहे कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी उद्यमी नहीं बन सकते थे, जिनके दो कारण थे। एक तो जातिवाद की जकड़ थी और दूसरी यह थी कि ज़्यादातर कारीगरों के पास पूंजी के नाम पर कुछ नहीं था। पैसे सर्वथा असमान वितरण का घोतक था। इसके फलस्वरूप घरेलू बाजार संकुचित रह गया। 17वीं और 18वीं सदी में ददरी का प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देश विदेशी दोनों कारीगरों को काम में आने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और वे जब माल तैयार कर लेते थे उनमें से भी ले लेते थे। इसलिए कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की। अब भारत पूर्व का कारखाना होने के बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। धन्यवाद।